हेलो फ्रेंड, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का तृतीय अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग 5 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। आज हम देखेंगे कि किस तरह से व्यापार का विस्तार हुआ, किस तरीके से अमेरिका, यूरोप, एशिया और अन्य जो भी कंट्री थी वो किस तरीके से जो होता है वो इन्वॉल्व हुई आपस में, जो है वो उनके बीच जो होता है व्यापार किस तरीके से प्रारंभ हुआ। अभी हम पिछले लेक्चर में जो होता है जो खाद्य पदार्थ की बात कर रहे थे, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। देखिए इस समय क्या हुआ कि जो खाद्य पदार्थ थे, जितने भी जो फूड आइटम थे, उनकी जो कीमत थी, उनकी जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। जब प्राइस कम हुई तो ब्रिटेन में क्या हुआ, कंजक्शन मतलब कि आपका जो उपभोग होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो कंज्यूम करने लगे, तो इसलिए उपभोग जो है वो बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई और उससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी। अगर हम 19वीं सदी के मध्य की बात करते हैं, मतलब 1850 के बाद की अगर हम बात करते हैं, तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल जो प्रगति हुई थी, जो औद्योगिक प्रगति हुई थी, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुआ था, वो बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से हुआ था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग जो थे, जो जनता जो थी, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ी, उनकी आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। और जब आय में वृद्धि हुई तो क्या हुआ कि अब लोगों की जो डिमांड्स थी, जो ज़रूरतें थी, जो नीड्स थी, वो भी बढ़ने लगी थी। खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड प्रोडक्ट होते थे, जो खाद्य पदार्थ होते थे, उसे इम्पोर्ट किया जाने लगा। और पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। तो अब क्या है, चूँकि ब्रिटेन के हित को देखते हुए जो है जो पूर्वी यूरोप थे, रूस थे, अमेरिका थे, ऑस्ट्रेलिया थे, तो इन सभी जगहों पर क्या किया गया कि यहाँ पे जो भी जंगल वगैरह पहले थे, तो उन सबको जो होता है, जो ज़मीन है उसे साफ़ कर दी गई और उसे किस योग्य बनाया गया, खेती योग्य बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि वहाँ पे जो है वो खेती की जा सके, विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जा सके, जिससे कि क्या होगा, विभिन्न प्रकार की फसलों से जो बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनेंगे और जिससे कि ब्रिटेन की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना ही काफ़ी नहीं था। अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि देखिए मान लीजिए कि सिर्फ खेती हो गई, वहाँ पे जो है ज़मीन साफ़ हो गई, लोगों ने जो किसान थे, मज़दूर थे, वो आए और उन्होंने खेती करी, लेकिन वहाँ पे जो है वो फसल तो उग गई है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। मान लीजिए कि अगर कोई खेती जो है, अगर हम भारत की बात करते हैं, वो दिल्ली में जो है खेती हो रही है गेहूँ की या चावल की, लेकिन अगर उस गेहूँ और चावल को हमें बहुत हज़ारों जो है किलोमीटर दूर स्थित अगर लंदन में पहुँचाना है, ब्रिटेन में पहुँचाना है, तो वो कैसे पहुँचाया जाएगा? तो उसके लिए जो है हमें बंदरगाहों की ज़रूरत थी। बंदरगाहों तक जो होता है जोड़ने के लिए, तो पोर्ट से जो होता है उस इलाकों को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए रेलवे की अब ज़रूरत थी। और इसीलिए आप देखिए कि रेलवे का जो है अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा विस्तार हमें देखने को मिलता है 1850 के बाद से। नई ज़मीन पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहाँ आकर बसे, यानी कि नए घर बनाना, नई बस्तियाँ बसाना भी ज़रूरी था, और इन सारे काम के लिए पूंजी और श्रम की ज़रूरत थी। अब जब नई ज़मीन पर खेती करने की आवश्यकता थी, तो नहीं था जो वहाँ पे खेती कर रहे हैं वो खेत में रहेंगे, तो उनके लिए क्या था, उनके लिए आवश्यक था कि उन इलाकों में जो होता है उनके लिए रहने का बंदोबस्त हो, मतलब वो वहाँ आकर बसना उन्होंने चालू कर दिया। तो अब क्या हुआ, उनके लिए नए घर बनाने की आवश्यकता हुई, नई बस्तियाँ बसाने की भी ज़रूरी आवश्यकता हुई। तो इन सभी काम जो होता है कब होंगे, जब पूंजी की आवश्यकता होगी, श्रम की आवश्यकता होगी। तो इन सारे काम के लिए जो होता है कैपिटल की भी ज़रूरत थी और लेबर की भी ज़रूरत थी। और इसके लिए जो है कैपिटल कौन प्रोवाइड कराएगा, कौन देगा? तो इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से जो है पूंजी आने लगी थी। तो कैपिटल आने लगा था लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से। और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मज़दूरों की कमी थी,
वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी कि श्रम का प्रभाव होने लगा। तो एक तरीके से जो होता है कैपिटल जो फ्लो हो रही है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लेबर का भी फ्लो हो रहा है, उसका भी प्रभाव हो रहा है। हम जानते हैं कि जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो थे वहाँ पर मतलब वो जितने बड़े भाग थे वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम जनसंख्या थी वहाँ की। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेत थे, जो जंगल थे उनको साफ करके खेत में जो है तब्दील कर दिया गया था। तो इसीलिए जो है बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे, क्योंकि लोगों की कमी थी, किसान की कमी थी, मज़दूरों की कमी थी, इसलिए क्या हुआ बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट होके, मतलब कि यूरोप के और अदर एशिया के, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो इन स्थानों पर जाकर मजदूरी करने लगे कि उनको रोज़गार भी मिल जाएगा। इस प्रकार से क्या हुआ कि लेबर भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अमेरिका को रवाना होते अप्रवासियों से लदे जहाज का चित्र, मतलब आप देखिए इसमें बड़े बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और यंग लोग भी हैं, तो किस तरीके से जो है औरतें भी हैं, आदमी भी हैं, सब लोग जो हैं वो अमेरिका की ओर जो है वो प्रस्थान कर रहे हैं। 19वीं सदी में यूरोप में लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे। 19वीं सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 5 करोड़ लोग जो है वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसना जो है वो प्रारंभ कर दिया था, वहाँ कार्य करने के उद्देश्य से। और माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थे, वहाँ जाकर वो बस गए थे। आप इस चित्र को देखो, यहाँ पर जो है एक जहाज पर चढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं जो ये आयरिश लोग हैं। तो ये आयरिश अप्रवासियों का चित्र है जो कि एक बंदरगाह का चित्र है। यहाँ पर जो होता है वो जहाज में अपने चढ़ने का जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। अब अगर हम 1890 तक की बात करें तो 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी, और इस घटनाक्रम गतिविधि के साथ ही श्रम विस्थापन रुझानों, पूंजी प्रभाव, पारिस्थितिक और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बों से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अगर लंदन में बैठे हुए कोई आदमी है तो अब ऐसा नहीं है कि उसे जो होता है ब्रिटेन के जो किसान होते हैं वो ही खेती करके वो फसल को जो होता है उसी अनाज को वो खा रहा है, नहीं, बल्कि लंदन में बैठा हुआ आदमी जो है वो हज़ारों मील दूर जो है, चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो, तो वहाँ के भी जो है अनाज को अब खाने लगा था, उनका उपयोग करने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं करते थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। तो अब सिर्फ वो जो किसान थे वही अपने खेतों पर जो है, अब किसान जो है वो खाद नहीं पैदा कर रहे थे, बल्कि जो मजदूर लोग थे वो उन्होंने जो है अब वहाँ पे खेती करना प्रारंभ कर दी थी। जैसे अमेरिका में देखिए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में अगर हम देखें तो, और ऐसा भी नहीं है कि वो मजदूर बहुत समय से इस कार्य में लगे हुए थे, वो वहाँ लगभग जो होता है हाल ही में आए थे, और वो ऐसे क्षेत्र के उस इलाके में जो होता है ऐसे क्षेत्र में खेती कर रहे थे जो पहले जंगल था और बाद में जो होता है उसे कृषि भूमि के रूप में जो होता है उसे बना दिया गया था, उसको खेती योग्य जो है भूमि बनाई गई थी। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। तो ब्रिटेन में जो फूड की जो डिमांड बहुत ज़्यादा थी उसको पूरा करने के लिए ही जो है यूरोपियन कंट्री की जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही रेलवे का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि रेलवे के द्वारा दूर दूर के इलाकों में भी जो है मतलब इसका जब जाल बिछाया तो दूर दूर के इलाके भी जो होता है वो संपर्क में आ गए थे, और वहाँ से भी जो है वो अनाज वगैरह लंदन और ब्रिटेन, यूरोप के अन्य कंट्री में जो है पहुँचाया जाता था। और इसी तरीके से जब भारत जो है ब्रिटेन की कॉलोनी था तो भारत में भी जो रेलवे का विस्तार हुआ था इसी उद्देश्य के तहत किया गया था। इसके साथ साथ पानी के जहाज जो थे, जो बंदरगाह वगैरह में जो जहाज होते थे, उनसे भी जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है अनाज वगैरह
पहुंचाया जाता था। तो इन जहाज़ों पर जो काम करने वाले जो लोग थे, जो मज़दूर थे, उन्हें बहुत कम सैलरी दी जाती थी, बहुत कम वेतन दिया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। और ये जो मज़दूर होते थे वो मुख्य रूप से दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के जो होता है लोग होते थे, वहाँ के मज़दूर होते थे, जिनसे कि बहुत कम वेतन पे कार्य कराया जाता था। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। तो बहुत छोटे पैमाने पे हम जो होता है यहाँ पे एक नाटकीय बदलाव जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हो बच्चों नाटकीय बदलाव, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसलिए कहा गया कि जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया था कि वहाँ के जंगलों को साफ कर दिया गया था और वहाँ पे खेती की जाने लगी थी, विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाने लगी थी। क्यों? ताकि ब्रिटेन की जो खाद्य पदार्थों की जो मांग थी उसे पूरा किया जा सके। और वो तो बहुत बड़े पैमाने पर था, लेकिन उसी का छोटा पैमाना जो है हम भारत में भी देख सकते हैं। जब भारत में ब्रिटिश शासन का जो होता है, जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था, तो यहाँ पे भारतीय ब्रिटिश सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया था। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो है वो नहरों का निर्माण किया था, लेकिन वो भी अपने फायदे के लिए ही किया था। क्यों? ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है खेतों में अच्छी जो है, अगर अच्छे से नहरों की व्यवस्था होगी, अच्छा जल मिलेगा, तो इससे क्या होगा, अच्छी खेती होगी। क्योंकि पंजाब की भूमि जो होता है बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, तो यहाँ पे जो है पानी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने नहरों का निर्माण किया और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं और कपास की खेती को बढ़ावा दिया और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो निर्यात किया गया। कहाँ? यूरोपियन कंट्री में। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया, जो वहाँ के आकर खेती करते थे, और उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाने लगा। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। आप जानते हैं जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो ब्रिटेन में बहुत सारी जो है टेक्सटाइल मिल जो है वो स्थापित हुई थी, कपड़े उद्योग की जो मिल है वो स्थापित हुई थी। और चूंकि भारत जो है वो ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, इसलिए भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों पर यह दबाव डाला था कि वह जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कपास की खेती करे और ऐसे कच्चे माल को जो है भारत से उनका निर्यात किया जाता था। कहाँ? ब्रिटेन में। और वहाँ से जो है तैयार कपड़ा विभिन्न बाज़ारों में जो है वो बेचा जाता था। इसके साथ साथ अगर रबड़ को भी देखें तो उसको, इसकी कहानी भी इससे अलग नहीं थी। तो कपास, रबड़, गेहूं, मुख्य रूप से इन सभी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकी खेती पे बल दिया गया था। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। तो कुछ इलाके जो है कुछ पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को बनाने में इतने ज़्यादा जो है वो उनमें स्पेशलिस्ट हो गए थे, इतने ज़्यादा वो उन्होंने महारत हासिल कर ली थी कि अगर हम 1820 से 1914 तक को देखें, विश्व अर्थव्यवस्था को देखें, तो विश्व व्यापार जो वर्ल्ड ट्रेड जो था वो 25 से 40 गुना जो है वो बढ़ गया था। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पाद यानी कि गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। और इसमें भी 60% हिस्सा किसका था? प्राथमिक उत्पादों का। प्राथमिक उत्पादक मतलब वे उत्पादक जो कृषि से संलग्न हो। तो इन सब का जो है आपने देखा कि किस तरीके से जो है व्यापार का विस्तार हुआ और किस तरीके से बहुत सारी कंट्री जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुई, एक दूसरे में जो था वो सभी जो है विश्व अर्थव्यवस्था में इन्वॉल्व हुई। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो आज हमने सबसे पहले विश्व अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किया, उसका उदय किस प्रकार से हुआ ये देखा, और ये भी हमने देखा कि पूरे विश्व में जो होता है, विश्व स्तर पर व्यापार जो है वो कैसे स्थापित हुआ, वर्ल्ड लेवल पे जो है वो ट्रेड जो है वो कैसे स्टैब्लिश हुआ।